तो अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं जिसकी रेडियस 0 है लगभग, यानी कि ये बिल्कुल 0 का है, मैं इसको नाप ही नहीं सकता, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। या फिर एक ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। एक ऐसी आकृति, पॉइंट की दूसरी परिभाषा, एक ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई। मैं आपसे पूछूं इसकी लंबाई क्या है? यहाँ तो मैंने काफी बड़ा बनाया, पॉइंट होता है बहुत छोटा सा, दिखाई भी ना दे। देखो दिख रहा है आपको? तो पॉइंट मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी बात मेरे प्यारे, पॉइंट को हमेशा कैप को हम एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर हमें ये नाम लिखना है मेरे दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पॉइंट पी या एबीसी, जो भी आप नाम देना चाहो, काका कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से नहीं। बात समझ में आ गई? एक ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। लाइन लाइन लाइन, फिर मेरा रेखा क्या होता है? लाइन, या हिंदी में हम इसको कहते हैं रेखा। क्या होता है मेरे प्यारे? व्हाट इज लाइन? जल्दी से बताओ। लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट, मेनी टू पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। लाइन बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय है जो एक फिक्स डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। लाइन में केवल लंबाई होती है, ना तो लाइन की कोई मोटाई है, ना ही कोई चौड़ाई है। लाइन बहुत सारे पॉइंट का एक सेट है जो एक फिक्स ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, लेकिन ना तो कोई मोटाई होती है, ना चौड़ाई। लाइन में केवल लंबाई होती है, हैविंग ओनली लेंथ। समझ में? कैसे समझते हैं एग्जांपल से मेरे प्यारे में? सपोज मेरे दोस्त एक पॉइंट है, इसके आगे मैंने एक और पॉइंट बना दिया, इसके आगे मैंने एक और पॉइंट बना दिया, इसके आगे एक और पॉइंट बना दिया, इसके आगे एक और पॉइंट बना दिया, आगे मैं लाखों करोड़ों पॉइंट बनाता चला जाऊं इसके आगे, तो क्या बन जाएगी बच्चे? लाइन बन जाएगी। लाइन यानी कि लाइन बहुत सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप है जो एक सीधी डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग मोटा होती है, ना चौड़ाई। लाइन में केवल लंबाई ही लंबाई होती है, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। तो लाइन बहुत सारे बिंदुओं का एक सेट है, स्टार्ट पॉइंट है, ना ही लाइन का कोई एंड पॉइंट है। अब लाइन को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपके साथ दिखाया, आपके सामने मैंने लाइन खींची, तो लाइन को नोटेशन देने के दो तरीके हैं। जैसे मान लिया इस लाइन पर दो पॉइंट है ए और बी, मान लिया इस लाइन पर दो पॉइंट है ए और बी, ये दो पॉइंट है। इस लाइन पर ये दो पॉइंट के मुझे है, और माना इस पॉइंट का नाम बी है, तो मैं ऐसे करूंगा कि ये लाइन ए बी होगी, ये लाइन ए बी। बच्चों समझ में आ गई? अगर लाइन पर स्थित किसी दो बिंदुओं के मुझे नाम पता है, तो मैं इस लाइन को ऐसे कहूंगा, जैसे इंसानों के नाम होते हैं वैसे फिगर्स के भी नाम होते हैं। इस लाइन को नाम कैसे देंगे? लाइन ए बी। ए बी क्या है? इस लाइन पर स्थित दो बिंदु के निर्देशांक है। दूसरा, तो दूसरा का ये होता है लाइन को नोटेशन करने का मेरे प्यारे भाई। जैसे लाइन है मेरे प्यारे, मुझे इस लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के नाम नहीं पता, तो मैं ऐसे लिखूंगा लाइन। आप इसको कोई भी स्मॉल लेटर से नाम दे दीजिए, कोई भी स्मॉल लेटर, कोई भी अंग्रेजी का स्मॉल लेटर नाम दे दीजिए, एल एम एन व्हाटएवर। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया लाइन एल। वो ये तरीका यूज करते हैं, ये वाला तरीका कम यूज किया जाता है। तो किसी भी लाइन को नोटेशन देने के दो तरीके हैं। अगर लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के हमें नाम पता है, तो हम कहेंगे लाइन ए। नाम क्यों होते, तो हम कहते हैं लाइन पी क्यू। अगला कंसेप्ट, एक लाइन खींचने के लिए, एक लाइन खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु की जरूरत होती है। मिनिमम टू पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ लाइन। एक रेखा खींचने के लिए, लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं, एक रेखा खींचने के लिए मेरा पॉइंट है, एक बिंदु है, एक पॉइंट है बच्चों, एक ही पॉइंट है। अब एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जा सकती है, ये भी लाइन है, इस पॉइंट से आ रही ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो एक बिंदु से तो बहुत सारी, अगर प्यार में दो अलग अलग पॉइंट है, एक बिंदु ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो अलग अलग पॉइंट है। इन दो पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा तो यहां से एक ही रेखा जाएगी, एक ही फिक्स लाइन जाएगी मेरे प्यार। बात समझे कि नहीं? हमें तो कम से कम दो अलग अलग पॉइंट की जरूरत होगी, कम से कम दो अलग अलग पॉइंट की जरूरत होगी। लाइन में आ गया? दो बिंदु की आवश्यकता होती है। नमस्ते भाई। भाई ये तो बहुत छोटी बात है, इसमें समझने में इतना टाइम वेस्ट ना करें। आगे चलते हैं, रे। आगे चलते हैं मेरे प्यारे, रे यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं किरण। हम लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे जानते हैं बारे में, किरण। रे यानी कि किरण। और लाइन में बहुत हल्का सा फर्क है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला कि लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। लाइन मेरे प्यारे भाई इधर और उधर, लाइन कहां पे खत्म होगी नहीं पता, तीर उधर चल रहा है। लाइन मेरे प्यारे भाई कहां से शुरू होगी नहीं पता। लेकिन प्यारे बच्चों, किरण में ऐसा नहीं है। लाइन और फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमें ये तो पता है कि ये कहां से शुरू हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता है कहां पे जाके खत्म होगा। बस ये फर्क है। इसको बोलते हैं रे। रे किरण, जैसे सूरज की किरण होती है, सूरज की किरण सूरज से निकलती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि किरण सूरज से निकली, लेकिन वो किरण कहां पे जाके रुकेगी ये हमें नहीं पता। ठीक है बच्चों? तो रे हैज ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। रे या फिर किरण का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक निश्चित शुरुआती बिंदु होता है कि भाई यहां से शुरुआत होगी, लेकिन खत्म कहां पे होगी, इसका एंड पॉइंट कहां है वो हमें नहीं पता होता। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अब रे को हम नोटेशन कैसे देते हैं, रे का हम नामकरण कैसे करते हैं? माने इस लाइन का स्टार्ट, इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, और इस रे पर कोई पॉइंट बी है। इस रे पर माना कोई दूसरा बिंदु बी है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसको नाम देने का जो तरीका है, नाम लिखने का, वो ये है रे ए बी, रे ए बी। लेकिन मेरे प्यार में ध्यान रखिएगा, हम ए से बी की तरफ बढ़, पॉइंट नहीं पता एंड पॉइंट कहां है, तो ए से बी की तरफ ऐसे तीर चलाना होता है, ऐसे तीर चलाना, ये तीर चलाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रे। हिंदी में लिखिए सर जी, सौरभ कुमार जी। मैं हिंदी में एक ही बात को 5 बार बोलता हूँ। आपको अंग्रेजी नहीं पसंद है, आप खुद से लिख लीजिए, मैं 5 बार बोलता हूँ। आप हिंदी नहीं लिख पाते हैं तो फिर ये तो बड़ी अंग्रेजी भी कमजोर, हिंदी भी कमजोर, तो आपका कुछ नहीं। मैंने बात 5 बार बोली कि रे यानी कि किरण एक ऐसे सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका शुरुआती बिंदु निश्चित होता है, लेकिन एंड पॉइंट, आखिरी बिंदु फिक्स नहीं होता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम रे किरण कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मेरे को समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? किसी को कोई परेशानी? आगे चलेंगे अब लोग।
अगला कॉन्सेप्ट सब लोग हेडिंग डालेंगे लाइन सेगमेंट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में हम इसको कहते हैं रेखाखंड। हिंदी में इसको कहते हैं रेखाखंड। रेखा तो आप जानते हैं लाइन, और खंड मतलब टुकड़ा। खंड मतलब क्या होता है बेटा? टुकड़ा। यानी कि लाइन सेगमेंट मतलब रेखा, लाइन का एक टुकड़ा। अभी अभी मैंने आपको समझा दिया मेरे प्यारे भी, एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, ये एक रेखा है। जस्ट अभी मैंने आपको समझाया कि एक लाइन है, इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है, दोनों तरफ बढ़ती जाएगी। पूरी दुनिया का पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये लाइन है। अब इस लाइन पर मैं कोई भी लेंथ ले लेता हूं। सपोज मुझे इस लाइन का ये टुकड़ा लेना है, ये टुकड़ा, मुझे केवल ये टुकड़ा लेना है, ये टुकड़ा। माना कि ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यों है? ये पी क्यों क्या है? पी क्यों? इस लाइन का एक टुकड़ा है, खंड है। पी क्यों? इस लाइन का एक सेगमेंट है, इस लाइन का एक टुकड़ा है, एक खंड है। जैसे होता है ना हमारे पास बहुत लंबा फीता होता है नापने के लिए, उसमें से हमने 1 फुट काट लिया तो 1 फुट क्या हो जाएगा? उस फीते का एक टुकड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक लाइन है और हमने उसमें से एक टुकड़ा काट लिया, इसी को हम कहते हैं, यानी कि मुझे बाकी इस लेंथ से कोई मतलब नहीं है। इसी को मेरे दोस्तों यानी कि इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन सेगमेंट एक फिक्स लेंथ होती है। फिक्स लेंथ होती है मेरे प्यारे, फिक्स लेंथ, इसको हम नाप सकते हैं, इसको हम पैमाने से नाप सकते हैं। लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका ये होता है लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट पी, ये इसको लिखने का तरीका। रेखाखंड पी क्यू, सभी को समझ में आया? बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइन सेगमेंट की रेखाखंड की एक फिक्स लंबाई होती है, एक निश्चित लंबाई होती है, सब पैमाने से नाप सकते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर है, 6 है, 10 है, 12 है, आप नाप सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ए लाइन विद ए फिक्स लेंथ, बिल्कुल सही बोला प्रतीक यादव जी ने, ए लाइन विद ए फिक्स लेंथ। अब एक बात बताओ, बार बार ये सेगमेंट शब्द लिखने में परेशानी होगी ना? हम इतनी सारी थ्योरम पढ़ेंगे, इतने सारे सवाल करेंगे, हमें बार-बार लाइन सेगमेंट पी क्यू लिखने में लंबा पड़ेगा, बार-बार लिखना पड़ेगा। तो आम बोलचाल की भाषा में जनरली हम सेगमेंट शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते, हम सेगमेंट शब्द लिखते ही नहीं है। सही तरीका ये है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में सवाल आएंगे या मैं आपको कोई थ्योरम पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा, तो मैं इसको यही कहूंगा कि भाई ये लाइन पी क्यू है, ये लाइन सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट लिखने में बार-बार समय खराब होगा, समय की बचत करेंगे। पेपर में भी सवाल आएगा तो कहीं भी आप पेपर में लाइन सेगमेंट लिखा हुआ नहीं देखोगे, वहां भी लाइन ही लिखेगा, एग्जामिनर भी टाइम बचाता है, टाइपिंग का पैसा बचाता है। तो लाइन पी क्यू ही आपको लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? दिस इज लाइन पी क्यू, सेगमेंट शब्द नहीं लिखा होगा। ठीक है? क्यों? इसका केवल एक ही पर्पस है कि मेरे प्यारे भाई समय बचाएं। अनुराग साहू सर बेसिक से पढ़ा। अनुराग साहू और कौन सा बेसिक से पढ़ाएं भाई? और क्या बेसिक चाहिए तुमको भाई? इससे बेसिक क्या होगा? इससे नीचे बेसिक नहीं है। अगर आप 9वीं क्लास का ट्यूशन भी पढ़ोगे ना तो भी ट्यूशन में भी मास्टर इससे ऊपर ही पढ़ाएगा। आप ट्यूशन जाके पढ़िए एक बार, हद होती है यार। हमने आपको बिंदु बताया, हमने आपको रेखा पढ़ाया, हमने आपको किरण पढ़ाया, हमने आपको रेखाखंड पढ़ाया, पता नहीं इसको क्या जानना है अब। मैं आपको क्या ये ज्योमेट्रिक स्पेलिंग पढ़ाऊं कि GEO? हम गणित तो गणित ही पढ़ेंगे ना, यही बेसिक है, ये बेसिक है। कभी ट्यूशन गए हो आप? वो भी नहीं बताता बच्चे ये सब चीजें। कहाँ आपको परेशानी हुई? इसमें डाउट कहाँ गया? बताओ कि सर ये डाउट है। इसमें डाउट आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। वाकई में ये जो कोरोना वाले बालक इतने कमजोर हैं कि इनके लिए मैं ये लिखता हूँ ना लाइन सेगमेंट, ये लिखना भी इनके लिए बेसिक से ऊपर है। लाइन सेगमेंट लिखना भी बेसिक से ऊपर है। मैंने कलम उठा के यहाँ बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए ऐसे शुरुआत करें ना, कुछ लिखने के लिए, ये भी इनके लिए बेसिक से ऊपर है। कोरोना वाले बालकों का ये हाल है क्योंकि ये वो बालक हैं जिनको हिंदी लिखना भी नहीं आता। मैं स्कूल में गया था, 12वीं क्लास के बालक, लिटरली 12वीं क्लास के बालक निर्देशांक ज्यामिति को लिख नहीं पा रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति शब्द लिख नहीं पा रहे थे 12वीं क्लास के बाद। अब उनको लिए एक लाइन खींचना भी बेसिक से ऊपर है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से, लेकिन मैं केवल बेसिक नहीं पढ़ाने वाला, बेसिक से ही पढ़ाऊंगा लेकिन केवल बेसिक नहीं पढ़ाने वाला। 2 साल ही है मोहित शर्मा। ठीक है जी? लाइन सेगमेंट, आगे चलेंगे। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई एंगल्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बेटा एंगल्स। एंगल, एंगल, हिंदी में कौन, हिंदी में कौन, हिंदी में कौन। ठीक है बेटे? बताओ क्या होता है बेटा एंगल्स? देखो जब भी दो रेखाएं मिलेंगी, जब भी दो लाइन मिलेंगी, जैसे ये लाइन है, एक दूसरी लाइन है, जब भी दो लाइन मिलेंगी तो उनके बीच में मेरे दोस्तों कुछ ना कुछ ये झुकाव होगा। ये झुकाव कम ज्यादा है, थोड़ा झुकाव कम है। अब ये दो लाइन ऐसे मिली मेरे प्यारे, ऐसे इनके बीच में झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो जब भी दो लाइन मिलती है तो उनके बीच में झुकाव बनता है, झुकाव कम ज्यादा कैसा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन लाइन। तो एंगल क्या होता है मेरे प्यारे? एंगल का मतलब है दो रेखाओं के बीच झुकाव को, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कौन कहते हैं? बस सिंपल सी परिभाषा। आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे तो वहां बहुत टेक्निकल परिभाषा, लेकिन वो टेक्निकलिटी में नहीं जाना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कौन कहते हैं? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कौन कहते हैं? कौन, कौन कहते हैं? ठीक है ना बेटा? बस सिंपल सी बात, दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, अंग्रेजी में। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कौन कहते हैं? दो रेखाओं के बीच झुकाव को कौन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, कहाँ गया ये? हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपने अंग्रेजी हिंदी दोनों में हमको बताया है। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कौन कहते हैं? दैट्स इट। अब मेरे प्यारे भी समझिएगा डिटेल में। अब बड़े बूढ़ों के साथ, हमारे बड़े बूढ़ों के साथ ये समस्या आती है कि कौन नापे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि इन दो रेखाओं के बीच झुकाव है? जैसे हम वजन तो नापते हैं किलो में, है ना, हम दूध भी नाप लेते हैं लीटर में, हम लंबाई भी नाप लेते हैं किलोमीटर में, कौन नापे कैसे? भैया हर चीज को नापने का कुछ ना कुछ तरीका इंसान ने बनाया। लंबाई किलोमीटर में नापेंगे, मीटर में, वजन ग्राम किलोग्राम में नापेंगे, दूध पानी नापेंगे लीटर में। तो ऐसी कौन नापने का तरीका निकाला? डिग्री। डिग्री ये सर्वसम्मति से, कहीं से आया नहीं, इंसान ने अपनी मर्जी से बनाया ये। भाई अगर मैं पूरा चक्कर घूमते हैं, अगर मैं पूरा चक्कर घूमते तो पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का मेरे प्यारे। कंप्लीट जो चक्कर आप घूमोगे यानी पूरा राउंड जो कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा। 360 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चे,
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर ये फिक्स है, ये कहीं से प्रूफ नहीं किया गया। अब आपको कहने लगे 1 किलो का बाट इतना बड़ा क्यों होता है, इतना बड़ा क्यों नहीं होता 1 किलो का बाट? अरे बड़े बूढ़ों ने जो चीज कह दी वो हमने मान ली, वही चलती आ रही है। उन्होंने कह के मर गए कि भैया दो ये जो पूरा आप एक चक्कर मारोगे कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। एक पूरा जो राउंड होता है, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री कोण के बराबर होता है, ठीक है, 360 डिग्री। समझ में मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर ये पूरा एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर है। यहाँ से मैं ये भी देख सकता हूँ, अगर मैं इसके 4 बराबर हिस्से कर दूं, मैंने अभी समझाया, मैंने अभी समझा कि पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, मैं इसके 4 बराबर हिस्से कर दूं, 4 बराबर हिस्से, ये हो गया। ये पूरा तो कितने डिग्री का है? पूरा 360 डिग्री का है। पूरा चक्कर कितने का होता है? कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का। मैंने 4 बराबर टुकड़े करे तो हर एक टुकड़ा कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का होगा। 360 के 4 टुकड़े कर दिए, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ठीक है? तो आपने बचपन में चांदा भी देखा होगा, चांदे में डिग्री बना होता है ना, एक डिग्री का गैप बना होता है, तो चांदे से कोण नाप सकते हैं। ठीक है जी? तो इतना बेसिक मत बताओ, ये सब तो आता है। ज्योति जी आपको आता है। हमारे देश में कोरोना, इन्होंने डिग्री ही नहीं सुना, डिग्री शब्द ही नहीं सुना बेटा, ये तो बहुत दूर की बात है। बस करो भाई, ऐसे बालक बैच में पढ़ रहे हैं जिन्होंने आज तक डिग्री शब्द ही नहीं सुना, इनको पता ही नहीं है कि 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, कोण नाम की कोई चीज होती है। ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना? सबको साथ लेके चलना है। धीरे 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 करके मैं स्पीड और लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके, ठीक है बच्चे? तो कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री का होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। पहले कहा दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन हो गई, एक लाइन है, और दूसरी ये लाइन है, दूसरी लाइन है। हमने यहाँ पे दो लाइन खींची मेरे प्यारे भाई। एक लाइन ये होगी ओ ए, पॉइंट ओ है ये ओ ए, और दूसरी लाइन मेरे प्यारे भाई ये होगी ओ बी। अब इनके बीच में मेरे प्यारे बच्चे ध्यान सुनेगा, इनके बीच में ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण इनके बीच में बन रहा है, ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी ये वाला कोण इनके बीच में बन रहा है, इसे हम कहते हैं, ये दो रेखाओं के बीच झुकाव है, ठीक है? इसी को हम कोण कहते हैं, और कोण को नापने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये स्केल चांदी से नापते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? अगर हमें कोण को नोटेशन देना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे आपका नाम अविनाश है, राम है, श्याम है, इसलिए कोण का भी कोई नाम होता है। कोण को लिखने का तरीका ये है, ये कोण आपको एओबी दिखाई दे रहा है, ये वाला साइन बनाते हैं, एंगल एओबी। जिस शीर्ष पे, जिस मेरे दोस्तों ये हो गया पॉइंट, जिस बिंदु पे कोण बनता है, जिस बिंदु पे, उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं आप ए बी ए लिख दो, गलत हो जाएगा। जिस भी पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में ही लिखा जाता है, इज्जत देके। ये कोण एओबी है, ठीक है? मान लिया कि ये वाला, इसको जो है थीटा नाम दे दिया मैंने, तो कोण एओबी थीटा हो गया मेरे प्यारे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। यहाँ पे हमने दो रेखाएं खींची, एओ, ओए और ओबी, उनके बीच ये वाला कोण बन रहा है, इसको लिखने का तरीका हो गया एओबी, ठीक है बच्चे? जिस बिंदु पे कोण बनता है हमेशा उसको ही बीच में लिखा जाएगा। कोण यहाँ पे बनना है ऊपर, तो ओ को ही बीच में लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। आगे चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो धीरे धीरे हमें सारी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, बिना परिभाषा समझे हम कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। सब लोग लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। हिंदी में बेटा हम इसको कहते हैं कोण समद्विभाजक। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटे? कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। बताओ बेटा क्या होता है एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक क्या होता है? जल्दी से बताएं आप, आपको बताना पड़ेगा, और कोई चॉइस आपके पास नहीं है। कुछ तो पढ़ा होगा आपने बचपन में, एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक क्या होता है। देखो मैथ के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी कमजोर है, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी, नाम में ही परिभाषा छिपी है। कोण मतलब कोण, यहाँ पे हमने कोण बना दिया। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब टुकड़ा, भाग। यानी कि एक ऐसी लाइन मेरे प्यारे भाई जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कोण बना हुआ है एओबी, एंगल बना हुआ है एओबी, एओबी। अब एक ऐसी लाइन खींचो जो इस कोण के दो बराबर टुकड़े कर दे, तो ये एक लाइन होगी मेरे प्यारे इस तरीके से, ये लाइन होगी मेरे प्यारे इस तरीके से। सुनिए, ये लाइन है मेरे प्यारे, मैं इसको नाम देता हूं ओपी। ये लाइन ऐसी है जो इस कोण एओबी के दो बराबर टुकड़े कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि अगर ये पूरा कोण एओबी था तो देखो आधा आधा हो गया, जितना ऊपर है उतना नीचे। अगर ऊपर अल्फा है तो देखो नीचे भी अल्फा हो गया, ऊपर नीचे बराबर बराबर हो गया, अल्फा अल्फा हाफ हाफ हो गया मेरे दोस्तों। अगर ऊपर यहाँ पे अल्फा है, ये ऊपर वाला कोण अल्फा है आधा, तो नीचे भी बिल्कुल जब आप नापोगे तो नीचे भी आपको अल्फा ही मिलेगा, तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसे हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ ओएबी, एंगल बाइसेक्टर, इस लाइन को ही हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। कोण एओबी का समद्विभाजक है। सभी को समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी समस्या बताएं हमें। नाम में परिभाषा छुपी हुई है, कोण समद्विभाजक, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर हिस्सों में हाफ हाफ कर दे। अगर पूरा कोण 60 है तो आधा आधा हो जाए 30 30 डिग्री, अगर ये 75 है तो आधा आधा हो जाए 37 37 डिग्री, ये कोण समद्विभाजक कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनेगा सब लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल हिंदी में कहते हैं बाह्य कोण। ध्यान से मेरे दोस्तों समझिएगा आप मेरे प्यारे भाई बात को। हर कोण के साथ उसका एक्सटीरियर जुड़ा होता है, हर कोण के साथ उसका एक्सटीरियर जुड़ा हुआ होता है, हर कोण के साथ उसका एक्सटीरियर एंगल जुड़ा हुआ होता है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से, तो मैंने आपके सामने कोण बनाया, मैंने आपके सामने कोण बनाया एओबी, ये कोण बनाया, दिस इज एंगल एओबी, दिस इज एंगल एओबी। मैंने आपके सामने ये वाला कोण बनाया, ये वाला कोण मैंने आपके सामने बनाया प्यारे भाई, ये कोण एओबी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही एओबी, ये कोण एओबी है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण, ये कोण एओबी बना हुआ है कहां पर? पॉइंट ओ पर। हर एंगल के साथ हर वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण भी होता है। आप इसको आगे बढ़ाओ, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एओ को आगे बढ़ा लो चाहे बीओ को आगे बढ़ा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस भुजा को आगे बढ़ाओ, आप इस भुजा को आगे बढ़ाओ, ये मैंने आगे बढ़ाया, मैंने आगे बढ़ाया मेरे दोस्तों, आगे बढ़ाया मैंने। तो आगे बढ़ाने पर ये कोण एओबी है, ये कोण एओबी है, इससे सटा हुआ ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल, यही हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ, ये एओबी का बाह्य कोण है। बाह्य कोण कैसे बनता है? आगे बढ़ाने पर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ कोण एओबी, कोण एओबी का बाह्य कोण है।
कि हमारा कोण एओबी बना हुआ है, आप इस भुजा को आगे बढ़ाओ तो आगे बढ़ाने पर ये जो कोण बनेगा इसे ही हम एओबी का एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण कहते हैं। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने इस भुजा को आगे बढ़ाया, आप इसको भी तो आगे बढ़ा सकते थे, इसको भी तो आगे बढ़ा सकते थे, सर ये वाला एक्सटेंड हो जाएगा फिर, ठीक है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर ही होंगे। जब आप इनको चांदी से नापोगे तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। आप किसी भुजा को बढ़ा लो, चाहे बीओ को बढ़ा लो, चाहे एओ को बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक्सटेंड करने पर जो बाहर की तरफ एंगल मिलेगा उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये वाला कोण थीटा है बेटे, तो ये बताओ ये वाला कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा? जल्दी बताइए। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये वाला कोण थीटा है बेटा, तो ये वाला कोण कितना होगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताओ। अगर ये कोण थीटा है, ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है 180 डिग्री माइनस थीटा, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आपको एक बात बताई कि पूरा जो राउंड है, अगर आप एक पूरा चक्कर मारोगे तो 360 डिग्री का होगा, अगर आप एक पूरा चक्कर मारोगे। लेकिन आप पूरा चक्कर देखो, जैसे ये आप पूरा चक्कर मारोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन पूरा चक्कर ना मार के आप आधा ही चक्कर मारते हो, यानी कि आधा ही कोण लेते हो, तो कितने का होगा? 180 डिग्री का। यानी कि सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। सीधी रेखा, ये सीधी रेखा बेटा, स्ट्रेट लाइन कितना कोण बना रही है यहाँ पर? 90 90 180 डिग्री का। पूरा चक्कर घूमोगे 360 डिग्री, आधा ही चक्कर घूमोगे ये, तो कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो आपको समझना चाहिए कि सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा मतलब मेरे प्यारे 180 डिग्री होना चाहिए टोटल। इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बेटा? 180 डिग्री में से थीटा घटाना पड़ेगा, 180 डिग्री में से थीटा घटाना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आपके सामने दो चीजें आ गई, एक एंगल बाइसेक्टर और मेरे प्यारे भाई दूसरा आपका एक्सटीरियर एंगल। देखो ये हमने कोण एओबी बनाया, कोण एओबी। आगे चलते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, मजा आएगा। अगर मैं इस साइड को आगे की तरफ बढ़ा दूं, ऐसे मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, पेन से बढ़ा दूं क्या? पेन से बढ़ा। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं, आगे की तरफ, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, बाह्य कोण। दिस इज बिकम एक्सटीरियर, बाह्य कोण बन जाएगा। हमने अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर खींचा, इसका जो पूरा नाम है वो होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर का हिंदी में मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक कोण समद्विभाजक। ये क्या है बच्चे? आंतरिक कोण समद्विभाजक। क्या है ये? आंतरिक कोण समद्विभाजक है। इंटीरियर का मतलब आंतरिक। ये कोण एओबी है, तो हमने कोण एओबी में अंदर की तरफ बाइसेक्टर खींचा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोण की किसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ जो कोण बनता है इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब बच्चे जैसे हमने अंदर वाले कोण का बाइसेक्टर खींचा है, बिल्कुल उसी रिवाज से मैं बाहर वाले कोण का भी बाइसेक्टर खींच सकता हूं। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं बाहर वाले कोण का भी बाइसेक्टर खींच सकता हूं, और मैंने इसको नाम दे दिया ओ क्यू। मैंने इसको नाम दे दिया बच्चे ओ क्यू। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। ये क्या है? बाहर वाले कोण का समद्विभाजक है। जैसे आपके पास ये वाला कोण है, ये तो अंदर की तरफ हो गया, अब मैंने इसको बाहर की तरफ बढ़ाया, बाहर की तरफ। अब मैं ये बाहर का कोण बन गया मेरे प्यारे भाई, एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब मैंने इसका समद्विभाजक खींचा, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इस कोण के दो बराबर टुकड़े कर देगी, बीटा 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 बीटा। यानी कि ऐसी लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये जो बाह्य कोण बने, इस बाह्य कोण के दो बराबर टुकड़े करेगा। ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एओबी। ये कोण एओबी के एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है। ये कोण एओबी के एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है। ये आपका कोण एओबी था, ये कोण एओबी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, आंतरिक कोण समद्विभाजक। हमने कोण एओबी की इस भुजा को आगे बढ़ाया, ये बाह्य कोण बन गया। इस बाह्य कोण का समद्विभाजक खींचा, बाइसेक्टर खींचा, ऐसी लाइन इस बाह्य कोण के दो बराबर टुकड़े कर दे, तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एओबी। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको दो चीज बनेंगी, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक। दो चीज आपको दिखाई दे रही है, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक। आपको यहाँ पर दो दो चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, यस सर। नहीं, दोनों साथ साथ होंगे ब्रनल। अगर आपको ये समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस। तीन बच्चों को छोड़ के सबको समझ में आ गया। तीन बच्चों को, मैं उन तीन बच्चों के लिए दोबारा से बता देता हूं। जैसे कि भाई ये कौन है? एओबी। ये कौन है? एओबी। मैं इसका बाइसेक्टर खींचूंगा तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ये कौन? एओबी का एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये कौन? एओबी का बाह्य कोण बन गया, बाह्य कोण। अब इस वाले बाहर वाले कोण के भी तो दो टुकड़े कर सकता हूं। इस बाहर वाले कोण के भी तो दो टुकड़े कर सकता हूं। तो मैंने एक ऐसी लाइन खींची है जो बाहर वाले कोण के दो टुकड़े कर रही है, बीटा बीटा। बाहर वाले कोण के दो टुकड़े कर रही है, ये क्या हो जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब मैं अंदर वाले कोण के दो बराबर टुकड़े कर दूं, अंदर वाले कोण के अल्फा अल्फा, ये इंटीरियर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसमें डाउट कहां है? तो कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात थी। अंदर खींचो तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाहर वाले का खींचो तो बाह्य कोण बाइसेक्टर। दैट्स इट, बात खत्म। मुझे लगता है यहाँ तक हर एक बच्चे को मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप गौर से देखो, मैंने अभी समझाया है, मैंने अभी अभी जस्ट आपको समझाया। मैं आपसे कहूं ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला पूरा एक सीधी रेखा है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और अगर ये सीधी रेखा है तो बेटे पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर पूरा कोण होगा 180 डिग्री। ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। अगर ये सीधी रेखा है तो मैंने अभी समझाया कि पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का होगा, यानी कि जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये सीधी रेखा है तो पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अगर मैं पूरा कोण जोड़ूंगा तो आप बताओ, अल्फा अल्फा दो बार दो अल्फा हो गया, दो अल्फा। मैं आपसे कहूं बीटा बीटा दो बार दो बीटा हो गया, तो दो अल्फा जमा दो बीटा कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। आप बोलोगे सर दो अल्फा जमा दो बीटा 180 डिग्री आ गया। दोनों तरफ दो से भाग दीजिए, दोनों तरफ दो से भाग देंगे तो अल्फा जमा बीटा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चे? 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया 90 डिग्री आ गया, कोई परेशानी? यानी कि क्या आया है? व्हाट इज दिस आइंग? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी कोण के आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच ये जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है। किसी भी कोण के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनता है, जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है।
आप मुझसे पूछो ये अल्फा है, ये कितना है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ही तो हो गया, दिस इज गोइंग अल्फा प्लस बीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं एकदम एक ही बार में समझ गया, मैं अच्छा बालक हूं सर, ये बेकार है, कह रहे हो आप हैं? यानी कि किसी कोण के आंतरिक कोण समद्विभाजक इंटर एंगल बाइसेक्टर और उसी के एक्सटर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनेगा अल्फा प्लस बीटा ही तो है। अल्फा जमा बीटा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इस पे थ्योरी वाले सवाल पेपर में कई बार पूछे गए, इसे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा थ्योरी, सवाल केवल इतना सा आएगा, मैं आपसे पूछता हूं, किसी कोण नाम दे देगा पी क्यू आर के, हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर एंगल बाइसेक्टर खींचा, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? चार ऑप्शन आपको दे देगा, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। क्या आंसर हो जाएगा? 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। किसी भी कोण के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक का जो सम होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सभी को क्या ये बात समझ में आई? आया ना? ठीक है, बिल्कुल जय भैया पप्पू जी। आ गई चंदन कुमार जी, कह रहे हैं सबको आता है बेटे चंदन, किसी को कुछ भी नहीं आता है। हमारे देश में 99% नेता भ्रष्ट हैं और हमारे देश में 90% स्टूडेंट जो पास है एक्चुअली वो फेल है। अगर सही से टेस्ट ले लिया जाए तो हमारा आधा भारत जो ग्रेजुएट हो रहा है वो 10वीं फेल निकलेगा। ठीक है, छोटे बच्चे की तरह मुझे पढ़ाना है हर एक को, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन केवल बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, केवल बेसिक। आप ये समझो कि मैं बस यही ऐसी छोटी छोटी हल्की हल्की बातें बताता रहूं, मुश्किल बातें भी आएंगी पर पहले हल्की बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो आगे चलें, क्या आज इतना रहने दें? आगे चलें कि आज इतना रहने दें? आगे चलें कि आज इतना रहने दें दोस्त? पेशेंस रखिए बेटा, मुझे मार्केट में जहरीला मास्टर ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं यहां से उठाऊंगा बिल्कुल जीरो से और वहां पे उतार के छोड़ूंगा, आपको वहां पे लैंड कराऊंगा जहां तक आपको कोई पहुंचाएगा नहीं। आगे चले चलिए, एक मैं आपको लास्ट कंसेप्ट और बताता हूं, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो टाइप ऑफ एंगल्स, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। जल्दी से करवा देते हैं, कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार, कोण कितने टाइप के होते हैं, कोणों के